everyone, welcome back to my channel. So today we will discuss about the blood and blood transfusion, basically components of blood and blood transfusion, very important topic. So today is class 22 of fundamental of nursing important series and hope so you are doing very well for your NORCET preparation, क्योंकि NORCET बस डेट भी आ चुकी है, कुछ दिन में होने वाला है. ओके, सो देखो ब्लड की अगर हम बात करें तो बेसिकली ब्लड में क्या क्या होता है. एज यू ऑल नो कि ब्लड में हमारा WBC होता है, RBC होता है, प्लेटलेट्स होता है ना, एंड प्लाज्मा होता है. यही चीजें होती है, ठीक है. सो उस ब्लड में से हम क्या क्या हम ट्रांसफ्यूज करते हैं, लाइक अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, लाइक शॉक में, अनीमिया में, अगर कोई क्लॉटिंग फैक्टर कम हो या ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो तो लाइक अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीजें ट्रांसफ्यूज करते हैं. जो बेसिकली जो हमारा ब्लड है ना, उसमें अलग अलग जो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उसको अलग अलग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. लाइक प्लेटलेट्स अलग कर लिया, प्लाज्मा अलग कर लिया, है ना, WBC अलग कर लिया, RBC अलग कर लिया, या फिर होल ब्लड भी ट्रांसफ्यूज करते हैं इन सम सिचुएशन. तो बेसिकली हम वही सब पढ़ेंगे एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ेंगे, ठीक है ना. एंड द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, लाइक ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या होते हैं, वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. सो ब्लड, सो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में अगर हम बात करें तो फर्स्ट हमारा है RBC, दैट इज रेड ब्लड सेल. उससे पहले हमारा होता है होल ब्लड. तो देखो कुछ सिचुएशन में, जैसे लेट्स सपोज किसी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, सिवियर ब्लड लॉस हुआ है, सिवियर ब्लड लॉस हुआ है, यानी वो ब्लड के साथ साथ सिर्फ ब्लड ही नहीं गया होगा, लाइक WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, एवरीथिंग, लाइक लॉस, एवरीथिंग का लॉस हुआ होगा, राइट. सो इन दैट सिचुएशन हम क्या करेंगे, होल ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, ठीक है. सो होल ब्लड हो गया. उसके अलावा अगर कोई अनीमिक है या पोस्ट ऑफ पेशेंट है ना, या इंटर ऑपरेटिवली मतलब कि ब्लड लॉस हो रहा होगा तो अनीमिया हो सकता है उसको, है ना. सो इन दैट कंडीशन, या फिर कुछ डिजीज होती है जैसे कि थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल अनीमिया हो गया, है ना. सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, ओनली रेड ब्लड सेल्स, PRBC आपने सुना होगा, पैक्ड RBC, है ना, वो सिर्फ ट्रांसफ्यूज करते हैं. होल ब्लड या फिर प्लेटलेट्स की नहीं होती, ठीक है ना. देन इन सम सिचुएशन लाइक हम FFP, दैट इज फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हम ट्रांसफ्यूज करते हैं, जैसे कि अगर बर्न हुआ है या फिर शॉक हुआ है ना, तो जिसमें बहुत मैसिव ब्लीडिंग हुई हो, है ना, जिसमें लाइक प्लाज्मा का भी लॉस हुआ होगा, तो इन दैट सिचुएशन, या फिर कोएगुलेशन फैक्टर की डेफिशिएंसी हो, कोई भी लाइक कोएगुलेशन फैक्टर की डेफिशिएंसी हो, या फिर, ठीक है ना, या फिर अगर INR PT APTT जो वैल्यू है वो कम हो, है ना, एबनॉर्मल हो, तो इन दैट कंडीशन हम FFP ट्रांसफ्यूज करते हैं. देन कमिंग टू प्लेटलेट्स. सो प्लेटलेट कब ट्रांसफ्यूज करेंगे, ऑफ कोर्स अगर प्लेटलेट्स कम हो गया हो, जैसे कि डेंगी होता है तो प्लेटलेट्स कम होता है तो प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज करते हैं, या फिर ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो, है ना. सो इन दैट कंडीशन हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करते हैं. उसके अलावा एक क्रायोप्रेसिपिटेट भी होता है, ये हम डिटेल अभी आगे पढ़ने वाले हैं, बेसिकली कि टेम्परेचर वगैरह एवरीथिंग वी विल डिस्कस. सो क्रायोप्रेसिपिटेट ना बेसिकली क्या है कि हम अगर फिब्रिनोजेन डेफिशिएंसी होती है या फिर कोई क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी होती है, लाइक 13 हो गया, 8 हो गया, सो हम इन दैट केस हम ओनली क्रायोप्रेसिपिटेट ट्रांसफ्यूज करते हैं, लाइक हीमोफीलिया A में, है ना. सो इन दैट कंडीशन में हम क्रायोप्रेसिपिटेट हम ट्रांसफ्यूज करते हैं, ठीक है ना. सो एक मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है कि अर्ली साइन ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अगर प्लेटलेट्स कम हो, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का क्या क्या साइन, कैसे कैसे पता चलेगा, ये बेसिकली ये MCQ आ रखा है. सो अगर आपकी बॉडी में पिटिकी हो, परप्यूरा हो, एकाइमोसिस हो, एपिस्टेक्सिस हो, नोज से ब्लीडिंग आ रहा हो, हिमैचूरिया हो, ब्लड इन स्टूल हो, तो ये सारा क्या है, ये सारा इंडिकेशन है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, अर्ली साइन ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है ना. सो हम स्टार्ट करते हैं पैक्ड RBC से. सो पैक्ड RBC का जो बैग होता है, एक बैग में अप्रॉक्स 150 to 250 ml ब्लड होता है, जो हम ट्रांसफ्यूज करने के लिए जो PRBC का एक यूनिट का जो बैग आता है ना, उसमें अप्रॉक्स 150 to 250 ml ब्लड होते हैं, ठीक है ना. 150 to 250 ml PRBC होता है. एंड द टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर एंड कितने टाइम तक स्टोर करना है, यहाँ से MCQ बहुत बार आ रखा है, NORCET में भी आ रखा है एंड अदर्स एग्जाम में भी आ रखा है. सो देखो, जो स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ PRBC है, दैट इज 2 to 6 डिग्री सेल्सियस इन रेफ्रिजरेटर, मतलब हमारा वाला रेफ्रिजरेटर नहीं, जो हमारे वार्ड में, जो हमारे ICU में जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें नहीं, जो ब्लड बैंक के रेफ्रिजरेटर होता है ना, वहाँ पे 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पे 35 to 42 डेज के लिए हम स्टोर कर सकते हैं क्या, PRBC हम 35 to 42 डेज के लिए स्टोर कर सकते हैं एट 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पे, याद हो गया. बट इन सम सिचुएशन जैसे कि कुछ ब्लड
कुछ जैसे ओ नेगेटिव कुछ ऐसा ब्लड होता है ना जो बहुत रेयरली मिलता है, तो वो हम 10 ईयर्स तक भी हम फ्रीज़र में, लाइक ऐसा नॉर्मल सिचुएशन में नहीं, बहुत डीप फ्रीज़र लाइक -65 डिग्री सेल्सियस माइनस, एंड उसमें भी लाइक ग्लिसरॉल एंड बहुत सारे कुछ कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड करके हम 10 ईयर्स तक भी हम रख सकते हैं। तो ये नॉर्मल ब्लड नहीं रखते हैं, लाइक जो बहुत रेयर होते हैं, जो बहुत रेयरली ब्लड मिलते हैं, वो सारे ब्लड रखे जाते हैं, ठीक है ना। सो बट बेसिकली जो हम ब्लड रखते हैं 35 to 42 डेज तक रखते हैं एट 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। एंड जो हम PRBC अब इतने दिन तक रख रहे हैं, तो हम कुछ उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं सो दैट क्लॉट ना हो ब्लड। सो क्या प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं हम CDPA। CDPA क्या है? दैट इज सिट्रेट phosphate dextrose adenine, that is the anticoagulant we use in PRBC, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है। सो इसमें क्या है ना कि अगर आपने किसी को 1 यूनिट ऑफ PRBC ट्रांसफ्यूज किया तो कितना हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, कितना हिमेटोक्रिट बढ़ेगा, दैट क्वेश्चंस कम इन द एग्जाम। सो लाइक अगर आप 1 यूनिट ऑफ PRBC ट्रांसफ्यूज करोगे तो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन बढ़ेगा एंड 3% हिमेटोक्रिट लेवल बढ़ेगा, ठीक है ना। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन एंड 3% हिमेटोक्रिट। हिमेटोक्रिट इज परसेंटेज ऑफ RBC, ठीक है ना। हिमेटोक्रिट क्या होता है? इट इज द परसेंटेज ऑफ RBC। सो 3% हिमेटोक्रिट लेवल बढ़ेगा एंड 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, ठीक है ना। सो ये कब देखना है? ट्रांसफ्यूज करने के 6 घंटे के बाद हमें रिजल्ट देखना है। 6 घंटे के बाद लाइक रिजल्ट पता चलता है, ठीक है ना। सो 6 आवर्स के बाद, ट्रांसफ्यूजन के बाद ये पता चलेगा। सो जब हम PRBC ट्रांसफ्यूज करते हैं ना, तो उससे पहले हम क्रॉस मैचिंग करते हैं। जो जिसको हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज करने हैं उसको हम क्या करते हैं, ब्लड लेते हैं एंड क्रॉस मैच करते हैं। सो क्रॉस मैचिंग इज रिक्वायर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर PRBC ट्रांसफ्यूज करना है तो हमें क्रॉस मैचिंग रिक्वायर्ड है, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो सकता है ना। सो क्रॉस मैचिंग रिक्वायर्ड है। एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो हमारा PRBC होता है ना, डेट शुड बी ट्रांसफ्यूज विद इन 30 मिनट। जैसे कि ब्लड बैंक से हमने जो ब्लड है PRBC है वो इशू करवा लिया। अब लेट सपोज कुछ डिले होने लगा, तो डिले नहीं करना है, विद इन 30 मिनट्स में हमें जो भी ब्लड आया है, जो भी PRBC आया है, वो पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करना है, ठीक है ना। थोड़ा ठंडा हो, एकदम लाइक कोल्ड आता है तो हमें लाइक थोड़ा सा रूम टेम्परेचर तक करना होता है। सो लाइक ब्लैंकेट के अंदर कवर करके ऐसे करके, मतलब ऐसे नहीं क्या ओवन में रख दिया, ऐसे करके कभी नहीं करना है। जस्ट ब्लैंकेट के नीचे रख दिया है ना, ऐसे लाइक ऐसे करके हमें रूम टेम्परेचर पे करके विद इन 30 मिनट्स में हमें ट्रांसफ्यूज करना होता है। अगर लगे कि डिले हो रहा है, 1 घंटा 2 घंटा एक्सटेंड हो जाएगा, तो वापस से फिर से आप ब्लड बैंक भेज दो, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लाइक जब हम PRBC ट्रांसफ्यूज करते हैं ना, सो लाइक 2 to 4 आवर्स के बीच में हमें ट्रांसफ्यूज करना है। 2 आवर्स से पहले भी नहीं करना क्योंकि सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाएगा, एंड 4 आवर्स से एक्सटेंड भी नहीं करना है क्योंकि लाइक इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाता है। सो 2 to 4 आवर्स इज द बेस्ट टाइम। विद इन 2 to 4 आवर्स में हमें ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना होता है, PRBC को ट्रांसफ्यूज करना होता है, ठीक है ना। इसका दूसरा है हमारा होल ब्लड। होल ब्लड भी सिमिलरली ही है। होल ब्लड में क्या होगा? आपका RBC भी होगा, WBC भी होगा, प्लेटलेट्स भी होगा, प्लाज्मा प्रोटीन सब कुछ होगा उसमें, ठीक है ना। सो इसका जो वॉल्यूम होता है ना, थोड़ा ज़्यादा होता है। होल ब्लड का जो वॉल्यूम होता है डेट इज 350 to 450 ml के इन बिटवीन होता है। 380 ml, 390 ml, 350 ml। सो इसी के बीच में होता है 350 to 450 ml। इसका जो स्टोरेज है सेम, जो PRBC का स्टोरेज है डेट इज 35 to 42 डेज, वही हमारा इसका भी है। और स्टोरेज टेम्परेचर भी सेम है, 2 to 6 डिग्री सेल्सियस। एंड इसको भी लाइक विद इन 2 to 4 आवर्स में हमें ट्रांसफ्यूज करना होता है। एंड इसमें भी क्रॉस मैच रिक्वायर्ड, ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड है, क्योंकि तो पूरा का पूरा होल ब्लड ट्रांसफ्यूज करे, सो क्रॉस मैचिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। सो बेसिकली जो होल ब्लड है ना, वो कब ट्रांसफ्यूज करते हैं? अभी मैंने बताया आपको कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड लॉस हुआ है, तो हम होल ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे। तो आपको 2 कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, होल ब्लड के बारे में एंड PRBC के बारे में। द टेम्परेचर, द स्टोरेज टाइम एंड लाइक ड्यूरेशन ऑफ ट्रांसफ्यूजन, विद इन हाउ मच टाइम में हम इसको ट्रांसफ्यूज करेंगे, ठीक है ना। सो ये सारा आपको क्लियर हो गया है। देन कमिंग टू द सेकेंड वन इज प्लेटलेट्स। सो प्लेटलेट्स ना, प्लेटलेट यूजुअली जो प्लेटलेट्स हम जो ट्रांसफ्यूज करते हैं ना, अभी हमने क्या पढ़ा कि जब आप PRBC ट्रांसफ्यूज करोगे या फिर आप होल ब्लड ट्रांसफ्यूज करोगे, तो क्या है, क्रॉस मैचिंग इज रिक्वायर्ड, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो सकता है। बट इन प्लेटलेट्स में जो है क्योंकि हम ओनली प्लेटलेट्स दे रहे हैं, उस पूरे ब्लड में से निकाल के हम ओनली प्लेटलेट्स दे रहे हैं, ठीक है। सो इसमें लाइक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने के चांसेस नहीं होता है। सो यूजुअली इसमें क्रॉस मैचिंग की रिक्वायर्ड नहीं होती है, बट करते हैं
वेरी इंपॉर्टेंट। रिक्वायर्ड नहीं होती है बट करते हैं, क्यों करते हैं कि लेट्स सपोज हमने प्लेटलेट्स तो एक्सट्रैक्ट कर दिया बट लेट्स सपोज उसमें थोड़े बहुत आरबीसी रह गए होंगे, थोड़े बहुत आरबीसी रह जाएगा तो मे बी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा जब वो हम ट्रांसफ्यूज करेंगे उसके बाद। इसलिए प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने से पहले भी हम क्रॉस मैचिंग करते हैं, बट वैसे रिक्वायर्ड नहीं होती है बट करते हैं, ठीक है ना। सो जो प्लेटलेट होता है ना, प्लेटलेट का स्टोरेज टाइम जो है अप टू 5 डेज है, 24 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, ठीक है ना। सो स्टोरेज टेम्परेचर इज 24 डिग्री सेल्सियस अप टू 5 डेज, ठीक है ना। पीआरबीसी का क्या था, पीआरबीसी का था 2 to 6 डिग्री सेल्सियस अप टू 35 to 42 डेज, बट प्लेटलेट्स क्या है 24 डिग्री सेल्सियस अप टू 5 डेज तक रख सकते हैं हम, ठीक है ना। सो इसमें क्या था, मैंने क्या बताया था कि पीआरबीसी जो है ना वो विद इन 30 मिनट्स में हमें ट्रांसफ्यूज करना होता है, मतलब 30 मिनट्स तक आप वेट कर सकते हैं तब भी। बट प्लेटलेट्स जब लेके आते हैं ना, तो प्लेटलेट्स हमें इमीडिएटली हमें ट्रांसफ्यूज करना होता है, बहुत फास्ट एकदम, लाइक बहुत फास्ट करते हैं। लाइक जो पूरा बैग है ना वो 15 to 30 मिनट्स में ट्रांसफ्यूज कर देते हैं। अभी मैंने ब्लड का क्या बताया कि 2 to 4 आवर्स के बीच में ट्रांसफ्यूज करना है, 2 घंटे से पहले भी नहीं करना, 4 घंटे से ज़्यादा भी नहीं करना। 2 घंटे से पहले करोगे तो क्या होगा, सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाएगा, 4 घंटे से ज़्यादा एक्सटेंड करोगे तो क्या होगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाएगा, ब्लड क्लॉट होने के भी चांसेस हो सकते हैं ना, बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं। सो 2 to 4 आवर्स के बीच में ट्रांसफ्यूज करना है। बट प्लेटलेट्स जो है ना, प्लेटलेट्स जो है वो 15 to 30 मिनट्स के बीच में हमें ट्रांसफ्यूज करने होते हैं, बहुत फास्ट करने होते हैं, ठीक है ना। सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्लेटलेट है ना, प्लेटलेट में बेसिकली हमारा दो चीज़ होता है, एक होता है हमारा आरडीपी, दो तरीके का होता है प्लेटलेट्स में, एक होता है आरडीपी और एक होता है हमारा एचडीपी। सो बेसिकली ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, आरडीपी मतलब रैंडम डोनर प्लेटलेट्स, मतलब कि रैंडमली 3 से 4 से 5 लोगों का जो प्लेटलेट्स ले लेकर थोड़ा थोड़ा ले लेकर उसको एक इकट्ठा करते हैं, सिंपल। एंड एसडीपी क्या है, एसडीपी इज द सिंगल डोनर प्लेटलेट मतलब कि एक ही ह्यूमन बींग से, एक ही मैन से या एक ही वुमेन से लेके पूरा का पूरा प्लेटलेट उसी से लेते हैं, ठीक है ना। रैंडम में हम 3-4 लोगों से ले रहे हैं एंड सिंगल डोनर प्लेटलेट में हम सिर्फ एक लोगों से ले रहे हैं, ठीक है ना। सो जो रैंडम डोनर प्लेटलेट का जो वॉल्यूम होता है ना 50 to 70 ml के बीच में होता है, ठीक है ना। बट जो सिंगल डोनर प्लेटलेट का जो अमाउंट होता है डेट इज 200 ml के अप्रॉक्स में होता है, ठीक है ना। सो जो हमारा देखो सिंगल डोनर प्लेटलेट मतलब एक ही लोगों का प्लेटलेट है, तो उसमें जो प्लेटलेट जो है ना वो ज़्यादा इंक्रीज होगा, मतलब आप जब उसको ट्रांसफ्यूज करोगे ना तो आपका मोर देन 50,000 सेल पर क्यूब प्लेटलेट इंक्रीज होगा। बट अगर आप रैंडम डोनर प्लेटलेट एक यूनिट ट्रांसफ्यूज करोगे तो 5,000 to 10,000 सेल पर क्यूब इंक्रीज होगा आफ्टर ईच यूनिट ऑफ प्लेटलेट आरडीपी ट्रांसफ्यूजन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आरडीपी ट्रांसफ्यूज करने के बाद ओनली 5 to 10,000 जो है वो आपका प्लेटलेट्स इंक्रीज होगा, बट अगर आपने सिंगल डोनर प्लेटलेट यूज किया तो आपका मोर देन 50,000 जो है वो प्लेटलेट्स इंक्रीज होता है, ठीक है ना। सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो सिंगल है, एक ही लोगों से एक्सट्रैक्ट किया है एंड उसका अमाउंट भी ज़्यादा है, 200 ml है ना। एंड जो रैंडम डोनर है 3 से 4 लोगों का है तो ऑफकोर्स अमाउंट भी कम है, 50 to 70 ml है, इसलिए भी कम लाइक इंक्रीज होगा, ठीक है ना। दूसरा चीज़, जो रैंडम डोनर प्लेटलेट है ना, लाइक 3 से 4 लोगों का हम प्लेटलेट लेते हैं तो इसमें लाइक इसमें ना क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस भी थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। सो ये थोड़ा याद रखना। एंड मैंने आपको क्या बताया था, पीआरबीसी में हम क्या एंटीकोएगुलेंट यूज़ कर रहे थे हम सीडीपीए। ऐसे ही प्लेटलेट्स में हम कौन सा एंटीकोएगुलेंट यूज़ करते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं सोडियम सिट्रेट। तो आपको याद हो गया पीआरबीसी, होल ब्लड एंड प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है ना। कमिंग टू द फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा डेट इज एफएफपी। सो जो एफएफपी है ना वो कितना अमाउंट होता है, 180 to 300 ml के अप्रॉक्स होता है। एफएफपी में टोटल कितना अमाउंट होता है, 180 to 300 ml के बीच में होता है, ठीक है ना। इसका जो स्टोरेज टाइम है ना डेट इज अप टू 1 year तक हम स्टोर कर सकते हैं। बट वो जो एफएफपी है ना वो थाविट होना चाहिए, मतलब कि डीफ्रोस्टेड होना चाहिए, मतलब उसको प्रॉपर डीफ्रोस्ट करते हैं, लाइक बहुत मैक्सिमम टेम्परेचर पर ठंडा करते हैं, देन कूलिंग करते हैं, बहुत सारा प्रोसेस होता है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं थावेड, है ना, थावेड। सो अप टू 1 year हम अगर थावेड एफएफपी होगा तो अप टू 1 year तक हम स्टोर कर सकते हैं। बट अगर आपने जो थावेड है ना वो रिमूव कर दिया, सो आफ्टर थावेड ना ओनली आप 24 आवर्स तक ही लाइक स्टोर कर सकते हो, ठीक है ना। सो जो स्टोरेज टेम्परेचर होता है ना डेट इज -30, वेरी इंपॉर्टेंट, -30 to -30 और -22 डिग्री, -30 डिग्री सेल्सियस और -22 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है ना। एंड पोस्ट थॉविंग जो है वो 2 आवर्स लाइक जब हम इसको थॉविंग कर देते हैं
थॉविंग खत्म कर देते हैं, पोस्ट थॉविंग जो है विद इन 2 आवर्स में हमें ट्रांसफ्यूज करना होता है, ठीक है ना। ये है इंपॉर्टेंट। 24 आवर्स तक आप जब यूज़ कर सकते हो जब आपने एक लाइक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पर मेंटेन किया, लाइक आई थिंक 2 to 6 डिग्री सेल्सियस समथिंग टेम्परेचर होता है, उस पर अगर आपने मेंटेन करके रखा है तो आप अप टू 24 आवर्स तक लाइक रख सकते हो आफ्टर थॉवेड, पोस्ट थॉवेड। बट अगर आपने तो उतना टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया है तो आपको लाइक 2 आवर्स के बीच में आपको ट्रांसफ्यूज करना होगा, ठीक है ना। कंटेन ऑल क्लोटिंग फैक्टर, जो हमारा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है ना उसमें सारे के सारे क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, इसलिए अगर किसी को क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है तो हम क्या ट्रांसफ्यूज करते हैं, हम एफएफपी ट्रांसफ्यूज करते हैं, ठीक है ना। आफ्टर इशू ट्रांसफ्यूज विद इन 30 मिनट्स एंड ट्रांसफ्यूज रैपिडली 20 to 30 मिनट। देखो पीआरबीसी और होल ब्लड, ये दोनों को छोड़ के जितने भी चीज़ है लाइक फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हो गया, अभी आगे हम क्रायोप्रेसिपिटेट पढ़ेंगे, एंड हमारा प्लेटलेट्स हो गया, वो सब कुछ ना बहुत जल्दी ट्रांसफ्यूज करते हैं, लाइक विद इन 15 to 30 मिनट्स में पूरा का पूरा बैग हमें ट्रांसफ्यूज करना होता है, लाइक स्लो नहीं करते हैं, बहुत रैपिडली ट्रांसफ्यूज करते हैं, ठीक है ना। एंड विद इन 30 मिनट्स में हमें ट्रांसफ्यूज करना होता है। कुछ भी हम ऐसे लाइक वार्ड में लाके या फिर आईसीयू में लाके या फिर जो भी हमारा एचडी वगैरह वहाँ लाके से छोड़ नहीं सकते। ब्लड बैंक से अगर आप लेके आ गए हो ब्लड कॉम्पोनेंट्स तो आपको विद इन 30 मिनट्स में आपको ट्रांसफ्यूज करने हैं, ठीक है ना। सो एफएफपी इफेक्टिवनेस इवेल्युएटेड बाय स्टडीज पीटी एपीटीटी आईएनआर, ठीक है ना। सो ये आपको जैसे कि अगर आप पीआरबीसी ट्रांसफ्यूज किया तो उसकी इफेक्टिवनेस है कि नहीं है कैसे पता चलेगा, ऑफ कोर्स आप हीमोग्लोबिन चेक करोगे, पता है ना मैंने 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इंक्रीज करता है। ऐसे ही प्लेटलेट्स जब ट्रांसफ्यूज करोगे तो प्लेटलेट्स काउंट का पता चलेगा। सो एफएफबी जब आप ट्रांसफ्यूज करोगे तो आप क्या स्टडीज करोगे, पीटी एपीटीटी आईएनआर इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि एक क्लॉटिंग फैक्टर है ना बेसिकली, इसीलिए। उसके बाद आता है होल ब्लड, मैंने आपको बता दिया। क्रायोप्रेसिपिटेट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्रायोप्रेसिपिटेट ना बेसिकली जो है वो कैसे लेते हैं, जो हमारा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है ना उसी को लाइक ड्राई करके, बहुत सारा प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस इतना नीड नहीं है हमें। बेसिकली आप ये समझ लो कि जो क्रायोप्रेसिपिटेट है ना वो एफएफपी, जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है ना उसी में से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब ब्लड में से एफएफपी आ गया और एफएफपी में से क्या आ जाएगा, क्रायोप्रेसिपिटेट आ जाएगा। सो इसमें बेसिकली ना एफएफपी में भी क्या था, मैंने बताया ना सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स उसमें होते हैं, इसी एंड उसी एफएफपी से हम क्रायोप्रेसिपिटेट निकालते हैं। सो क्रायोप्रेसिपिटेट में ना फिब्रिनोजेन हो गया, फैक्टर 8 हो गया, वॉन विलिब्रेंड फैक्टर हो गया, फैक्टर 13 हो गया, फाइब्रोनेक्टिक, ये सारे जो है ना फैक्टर, ये सारे बढ़ बढ़ के होते हैं, बहुत सारा हाई कंसंट्रेशन में होता है। तो अगर किसी पेशेंट को लाइक फैक्टर 8 डेफिशिएंसी है तो हम क्या देंगे, क्रायोप्रेसिपिटेट देंगे, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम होता है डेट इज 10 to 20 ml, बहुत कम वॉल्यूम होता है एंड बहुत कॉस्टली भी होता है, ठीक है ना। एंड इसमें क्रॉस मैचिंग इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, क्रॉस मैचिंग की नीड नहीं होती है। एंड जो क्रायोप्रेसिपिटेट का जो टेम्परेचर होता है डेट इज -30 डिग्री सेल्सियस, एंड पोस्ट थॉविंग जो है वो 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पे रख सकते हैं फॉर 6 आवर्स के लिए, ठीक है ना। सो लाइक स्टोरेज टेम्परेचर वैसे बोले तो -30 डिग्री सेल्सियस है, बट आफ्टर थॉइंग, क्योंकि क्रायोप्रेसिपिटेट को भी हम थॉइंग करके रखते हैं, जैसे हम एफएफपी को रखते हैं ना वैसे ही सेम है। सो -30 डिग्री सेल्सियस हमारा किसका था, एफएफपी का था, वैसे ही क्रायोप्रेसिपिटेट का भी -30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। पोस्ट थॉइंग जो है वो 2 to 6 डिग्री सेल्सियस 6 आवर्स के लिए हम रख सकते हैं। एंड ट्रांसफ्यूजन टाइम सेम 20 to 30 मिनट्स, सेम है सारे एफएफपी, प्लेटलेट्स, क्रायोप्रेसिपिटेट, सबको हम विद इन 20 to 30 मिनट्स में हम ट्रांसफ्यूज कर देंगे, ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना, एकदम फास्ट करते हैं, ठीक है ना। सो ये हमारा हो गया। देन दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी एमसीक्यू आ रखा है, कुछ लोगों को नहीं पता होता इसलिए मैं बता रही हूँ। क्राइटेरिया फॉर ब्लड डोनर इन इंडिया, जैसे कि मैं अगर ब्लड डोनेट करना चाहती हूँ सो मेरे अंदर क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा जो एज है वो डेट इज मोर देन 18 होना चाहिए एंड लेस देन 60 होना चाहिए। सो 18 to 60 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। हीमोग्लोबिन जो है वो मोर देन 12.5 ग्राम पर डीएल होना चाहिए। ऑफकोर्स आप किसी को ब्लड देने जा रहे हो तो आपके अंदर ही ब्लड नहीं है तो आप दूसरों को कैसे दे सकते हो ना, सो आपके अंदर भी ब्लड होना चाहिए। सो मोर देन 12.5 ग्राम पर डीएल आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए, एंड जो आपका वेट है ना वो मोर देन 45 kg होना चाहिए। सो ये 3 क्राइटेरिया होना चाहिए टू डोनेटिंग द ब्लड, ठीक है ना। एंड मैक्सिमम आप 3 times पर ईयर, मतलब एक साल में आप 3 बार ही दे सकते हो, जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा, वेट भी ज़्यादा एंड आपका ब्लड ब्लड तो हमारा बनते ही रहता है ना। सो लाइक हर महीने में कर सकते हैं क्या ब्लड डोनेट, या हर 2 महीने में कर सकते हैं। सुनो, देयर इज क्राइटेरिया, लाइक आप एक साल में ओनली 3 times डोनेट कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं करना, ठीक है ना। मैक्सिमम 3 times पर ईयर आप ब्लड डोनेट कर सकते हो, ठीक है। सो जब आप ब्लड डोनेट करने जाते हो ना सो आपकी कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होती है, जैसे कि VDRL हो गया, HBsAg मतलब हेपेटाइटिस बी, HIV, हेपेटाइटिस C हो गया, मलेरिया पैरासाइट, ये सब कुछ चेक करते हैं एंड क्रॉस मैचिंग तो चेक करते ही करते हैं, ठीक है ना। सो ये कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं,
देन ब्लड कॉम्पेटिबिलिटी, यहाँ पे से एमसीक्यू बहुत सिंपल टाइप का एमसीक्यू आ रखा है इसलिए मैंने ये रखा है। सो देखो, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है, सो ए बी है, इट मीन्स आपके ब्लड में ए एंटीजन होगा और बी एंटीजन होगा। ए एंटीजन है, बी एंटीजन है, तो एंटीबॉडीज तो होगा ही नहीं, क्योंकि ए बी एंटीजन है, बी बी एंटीजन है, सो एंटीबॉडीज कुछ भी नहीं होगा। सो इट मीन्स कि आप ना एंटीबॉडीज है ही नहीं, तो आप सबका ब्लड ले सकते हो, ओ ए बी सबका ब्लड आप ले सकते हो, ठीक है ना। बट आप दे किसको सकते हो, दे आप सकते हो ओनली ए बी पॉजिटिव, ए बी को, ठीक है ना। सो ए बी जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसको ही दे सकते हो, बट आप ले सबसे सकते हो। सो ठीक है, सो दिस इज ए बी पॉजिटिव। क्या हो जाए, ए बी जो है ना, ए बी वाला जो है ना, ए बी नेगेटिव क्या होगा, यूनिवर्सल रेसिपियंस होगा, मतलब सबसे ले सकता है। यूनिवर्सल रेसिपियंस कौन होगा, ए बी नेगेटिव, क्योंकि वो सबसे ले सकता है, ठीक है ना। देन ओ मतलब कि उसमें ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है, ठीक है ना, बट उसमें जो एंटीबॉडीज है ना वो ए बी है और बी भी है, इसलिए वो सबको ब्लड दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है, ठीक है। बट वो ब्लड जो है ना सिर्फ और सिर्फ ओ से ले सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसीलिए ओ नेगेटिव को क्या बोलते हैं, ओ नेगेटिव को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस आ रखा था कि यूनिवर्सल ब्लड डोनर किसको बोलते हैं, ए बी ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव। सो ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर एंड ए बी नेगेटिव इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स। ये बेसिकली आपको याद रखना है, ठीक है ना। सो देखो, इफ ब्लड वार्मिंग इज नेसेसरी, मतलब कि हम जब ब्लड बैंक से लेके आते हैं ना तो ब्लड बहुत ठंडा होता है। सो इफ ब्लड वार्मिंग इज नेसेसरी, यूज ओनली वार्मिंग डिवाइस, डू नॉट वार्म ब्लड प्रोडक्ट्स इन अ माइक्रोवेव ओवन और इन हॉट वाटर। सो देखो, ये ना ब्लड वार्मिंग डिवाइसेस भी आता है, बेसिकली हमारे हॉस्पिटल में तो अवेलेबल नहीं है, मे बी फॉरेन वगैरह में अवेलेबल होता होगा। बेसिकली उनका एक ब्लड वार्मिंग डिवाइस होता है। हम तो क्या करते हैं, ब्लैंकेट के अंदर थोड़ी देर कवर करके रख देते हैं, वो कवर मतलब थोड़ा सा गर्म हो जाता है, रूम टेम्परेचर पर बेसिकली हमें लाना होता है, ठीक है ना। सो हल्का सा कवर करके रख दिया, मतलब ऐसे नहीं कि एकदम बहुत सारा ब्लैंकेट रख दिया उसके ऊपर कोई बैठ गया ना, एक ब्लैंकेट को फोल्ड करके जस्ट बीच में रख दिया ताकि थोड़ा गर्म हो जाए। ज़्यादा देर के लिए नहीं, 5 से 10 मिनट के लिए रखते हैं, है ना, एंड फिर ट्रांसफ्यूज कर देते हैं रूम टेम्परेचर पाने के बाद, ठीक है ना। उसके बाद है टाइप ऑफ ब्लड डोनेशन। सो एक होता है हमारा ऑटोलोगस, सबको पता है ऑटो मतलब खुद का ही ब्लड हमने पहले निकाल के स्टोर कर दिया, एंड जब हमें नीड पड़ेगी हम लाइक आफ्टर सर्जरी या कुछ हुआ है उसके बाद हमने ले लिया। सो दैट इज ऑटोलोगस, मतलब कि क्लाइंट्स ओन ब्लड। ब्लड सेल्वेज क्या है, ब्लड सेल्वेज मतलब कि जैसे कि आपकी कोई सर्जरी हो रही है तो लाइक कैविटीज वगैरह हो गया कुछ वहाँ से ब्लड को सक करके वही ब्लड को वापस से आपको ट्रांसफ्यूज कर देंगे, दैट इज द ब्लड सेल्वेज। सक्शन द ब्लड फ्रॉम द बॉडी कैविटीज देन यूज, ठीक है ना। उसके बाद डेजिग्नेटेड डोनर, जो कि आपने सुन रखा होगा कि लाइक किसी भी डोनर से लेके ट्रांसफ्यूज करते हैं, दैट इज मोस्ट कॉमन। डेजिग्नेटेड डोनर क्या है, मोस्ट कॉमन यूज है। अ डोनर कैन डोनेट एवरी 3 मंथ पे डोनेट कर सकता है, मतलब मैक्सिमम 3 टाइम्स इन अ ईयर डोनेट कर सकता है, ठीक है ना। उसके बाद जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, क्या क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होते हैं। सो लाइक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या क्या हो सकता है, हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है, फेब्राइल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है। इसीलिए जब हम पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूज करने जाते हैं ना, उससे पहले हम फीवर चेक करते हैं, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की वजह से फीवर भी आ सकता है पेशेंट को, ठीक है ना। एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है। बेसिकली सर्कुलेटरी ओवरलोड कब होगा, जब बहुत सारा मल्टीपल यूनिट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, या फिर जो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं बहुत जल्दी रैपिडली कर रहे हैं, लाइक 1 घंटे से भी 2 घंटे से भी पहले कर रहे हैं, 2 to 4 आवर्स इज द एक्चुअल टाइम ना, आपने 2 घंटे पहले ही कर दिया। सो सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है, सेप्टिसीमिया हो सकता है, लाइक ब्लड इन द इन्फेक्शन, अगर जो इन्फेक्टेड ब्लड होगा वो जाएगा तो ऑफकोर्स, या फिर आपने प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक फॉलो नहीं किया है ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन, है ना, आपने कैनुला वगैरह जो इंसर्ट किया है प्रॉपर सेप्टिक टेक्निक, प्रॉपर आपने एसेप्टिक टेक्निक फॉलो नहीं किया तो उसकी वजह से सेप्टिसीमिया हो सकता है। आयरन ओवरलोड हो सकता है, अगर बहुत सारा मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन हुआ है तो आयरन ओवरलोड हो सकता है, ठीक है। डिजीज ट्रांसमिशन हो सकता है, लाइक हेपेटाइटिस बी, HIV, मलेरिया, है ना। बेसिकली अगर इसमें ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हेपेटाइटिस सी इज द मोस्ट कॉमन जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू फैलते हैं, लाइक वो होता है, ट्रांसमिट होता है, ठीक है ना। हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। सो हाइपोकैल्सीमिया क्यों हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया ना देखो, मैंने बताया ना कि जो PRBC होता है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, बेसिकली हम CDPA, सिट्रेट, ये एंटीकोएगुलेंट यूज़ करते हैं। सो वो क्या करता है ना, वो कैल्शियम से बाइंड करता है, जो हमारा CDPA हो गया, सिट्रेट हो गया, वो कैल्शियम से बाइंड करता है एंड देन यूरिन से
एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है ना। सो कैल्शियम से बाइंड करेगा एंड वो एक्सक्रीट हो जाएगा, तो कैल्शियम तो कम होगा ना होगा, सो दैट्स वाई हाइपोकैल्सीमिया होता है एंड हाइपरकैलेमिया होता है, ठीक है ना। सो हाइपरकैलेमिया होता है एंड सिट्रेट टॉक्सिसिटी, बहुत ज़्यादा आपने मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन किया तो सिट्रेट टॉक्सिसिटी हो जाती है, ठीक है ना। सो ये हो गया हमारा। और हाइपरकैलेमिया बेसिकली क्यों होता है, अगर आपने बहुत लाइक ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया, जितना ज़्यादा ब्लड ब्लड ओल्ड होगा, जितना ज़्यादा पुराना होगा तो क्या होगा, उतना ज़्यादा उसमें लाइक सेल लाइसिस होता है। सेल लाइसिस की वजह से क्या होता है, पोटेशियम रिलीज होता है, तो सेल लाइसिस होगा, पोटेशियम रिलीज होगा, तो हाइपरकैलेमिया होगा। तो जितना ज़्यादा मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन होगा, जितना पुराना वाला ब्लड ट्रांसफ्यूज करोगे तो उसकी वजह से हाइपरकैलेमिया के चांसेस होता है। इसीलिए अगर कोई पेशेंट हाइपरकैलेमिया का हो तो उसको लाइक ओल्ड ब्लड हम ट्रांसफ्यूज नहीं करते हैं, जितना नया हो सके उतना नया वाला ब्लड ट्रांसफ्यूज करना होता है, ठीक है ना। सो ये सारा हमारा इम्यून मेडिएटेड एंड नॉन इम्यून मेडिएटेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है, लाइक हीमोलाइटिक रिएक्शन, फेब्राइल रिएक्शन, एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी हो गया, हीमोलाइसिस हो गया, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन परप्यूरा पूरी बॉडी में ऐसा लगता है ना, सेप्सिस हो गया, वॉल्यूम ओवरलोड, सेम सेम वही सर्कुलेटरी ओवरलोड इज द वॉल्यूम ओवरलोड। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो सकता है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस बेसिकली क्यों होगा, जो हम सिट्रेट यूज कर रहे हैं ना, सिट्रेट, वो सिट्रेट क्या करता है ना कि वो सिट्रेट ना जो हमारे लिवर से मेटाबोलाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। सो वो जो सोडियम बाइकार्बोनेट ऑफ कोर्स अगर आपकी बॉडी में बढ़ेगा, ब्लड में बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका मेटाबॉलिक एल्कलोसिस ही होगा, है ना। सो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो गया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैलेमिया, ये सब सेम चीज़ ही हो गया ना, मतलब सिट्रेट की वजह से ही सारा कुछ हो रहा है। एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, अगर आपने लाइक ब्लड ख़त्म हो गया, आपने टाइम से बंद नहीं किया तो लाइक एयर चला जाएगा, या फिर ड्यूरिंग कैनुलेशन एयर चला गया, सो एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, आयरन ओवरलोड हो सकता है ना। सो ये सारा हमारा कॉम्प्लिकेशन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, ये भी कुछ भी पूछ सकते हो। तो ये आ जाता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या क्या होते हैं, सो आपको पता होना चाहिए, सारे होते हैं। मेनली आप हाइपोकैल्सीमिया याद रखना, हाइपरकैलेमिया याद रखना, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस याद रखना, क्यों होता है ये भी याद रखना, ये भी आता है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्यों होता है, क्योंकि वो जो सिट्रेट है वो मेटाबोलाइज होकर सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है एंड वो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है, ठीक है ना। सो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद नर्सिंग केयर ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है तो आपको क्या क्या मॉनिटर करना है, आपको कैसे क्या ऑब्जर्वेशन करना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से मल्टीपल टाइम्स एमसीक्यू आ रखा है। सो देखो, कंफर्मिंग द कॉम्पेटिबिलिटी एंड वेरीफाइंग द क्लाइंट आइडेंटिटी इज द मोस्ट क्रिटिकल फेज, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप जो ब्लड है वो कॉम्पेटिबिलिटी चेक करोगे। अब ब्लड जो डोनर है उसका ब्लड पता होना चाहिए, एंड जो आप जिसको आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करने वाले हो उसका पहले आप सैंपल लोगे, लाइक मैच करोगे, क्रॉस मैचिंग करोगे, है ना। देन आप लाइक जब ब्लड आ गया तो क्लाइंट आइडेंटिटी वेरीफाई करोगे कि इसका ही ब्लड है, लाइक प्रॉपर UHID, नेम, एज, सेक्स, बेड नंबर, वार्ड नंबर, सब कुछ आप चेक करोगे। ब्लड ग्रुप कितना है, ये इसका कितना, डोनर का क्या है, एंड जो जिसको ट्रांसफ्यूज करने वाले हैं उसका क्या है, सो प्रॉपर सब कुछ मैच करोगे, है ना। सो दैट इज कंफर्मिंग द कॉम्पेटिबिलिटी एंड वेरीफाइंग द क्लाइंट आइडेंटिटी, एंड दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल फेज, ठीक है ना। उसके बाद शुड एडमिनिस्टर विद इन 30 मिनट्स ऑफ अराइवल आफ्टर इक्वलाइजिंग द बॉडी टेम्परेचर, मतलब कि ब्लड बैंक से आने के बाद जो ब्लड है विद इन 30 मिनट्स के बाद हमें ट्रांसफ्यूज कर देना चाहिए आफ्टर इक्वलाइजिंग द टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर पर ब्लड को लाकर। उसके बाद कंसेंट लेना इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हो, जो रिएक्शन हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन वगैरह, वो हमें पेशेंट को एक्सप्लेन करना है और कंसेंट लेना है, ठीक है ना। ऑल वाइटल साइन, सबसे पहले जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करने जाओगे ना तो सबसे पहले आपको एक बेस पैरामीटर्स लेना होगा। तो जो भी उसका वाइटल है, लाइक BP, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट हो गया, पल्स रेट हो गया, वो सब कुछ आपको लेना है, एंड ये सब कुछ एक नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। अगर पेशेंट का टेम्परेचर एलिवेटेड है, लेट्स सपोज पेशेंट को फीवर है, तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते हो जब तक पेशेंट का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं आएगा। आप ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज किया, उसकी वजह से भी फेब्राइल रिएक्शन होता है, उसकी वजह से भी पेशेंट को फीवर आता है। अगर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ तो उसकी वजह से फीवर आता है, ऑलरेडी पेशेंट को फीवर है तो पता ही नहीं चलेगा ना कि पेशेंट को रिएक्शन की वजह से फीवर है या किसकी वजह से फीवर है। तो सबसे पहले आपको टेम्परेचर नॉर्मल करना होगा, उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है। रेस्पिरेटरी रेट हो गया, पल्स रेट हो गया, BP हो गया, सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए।
सबसे इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर शुड बी नॉर्मल, तभी आप ट्रांसफ्यूज कर सकते हो, ठीक है ना। सो ऑल वाइटल साइंस इनिशियली फॉर बेस लाइन, देन कंटिन्यूज मॉनिटर फॉर फर्स्ट 15 मिनट, ठीक है। सो सारा बेस लाइन नॉर्मल है, लाइक पेशेंट को फीवर नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, तो आपने ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर दिया। जैसे आपने ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर दिया, सो फर्स्ट 15 मिनट इज़ वेरी क्रूशियल टाइम, वेरी क्रूशियल टाइम। सो फर्स्ट 15 मिनट आपको पेशेंट के साथ रहना है। एंड जो इन्फ्यूज़न रेट है ना बहुत स्लो होगा। कैसे होगा, लाइक 1 ml पर मिनट, 1 मिनट में 1 ml जाएगा, है ना, बहुत स्लो जाएगा फॉर 15 मिनट। फॉर 15 मिनट तक आपको 1 ml पर मिनट रखना है एंड कंटिन्यूस मॉनिटर करते रहना है। एंड यू हैव टू स्टे विद द क्लाइंट, यू हैव टू स्टे विथ योर पेशेंट जिसका ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। देन अगर 15 मिनट तक पेशेंट को कोई लाइक रिएक्शन नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम ऐसा नहीं होता है, देन आप धीरे धीरे रेट इंक्रीज करोगे। लाइक एक अप्रोप्रिएट जो रेट होगा कि लाइक विद इन 2 to 4 आवर्स में ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो रेट सेट करोगे वो आपको फिर इंक्रीज करना है, बट आफ्टर 15 मिनट्स, ठीक है ना। देन कौन सा कैनुला यूज करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आता है। सो 16 गेज का कैनुला यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। 16 गेज दैट इज द ग्रे वन। बट अगर 16 गेज नहीं लाइक पेशेंट को जा सकता है तो हम 18 गेज से भी कर सकते हैं, बट 20-22 तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि हीमोलाइसिस हो जाएगा। सो 16 गेज यूज कर सकते हैं या फिर 18 गेज यूज कर सकते हैं। पीडियाट्रिक्स में हम 20 to 24 गेज यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ब्लड आ गया हमारा ब्लड बैंक से, सो यू हैव टू इंस्पेक्ट द ब्लड बैग कि कोई लीकेज तो नहीं हो रहा, कोई उसमें क्लॉट तो नहीं है, कोई बबल्स वगैरह तो नहीं है। अगर होगा तो आपको वापस से ब्लड बैंक को रिटर्न करना है। ऐसा ब्लड नहीं ट्रांसफ्यूज करना। अगर उसमें कुछ क्लॉट हो, बबल्स हो, कुछ लीकेज हो रहा तो नहीं ट्रांसफ्यूज करना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। प्रॉपर स्टेराइल टेक्निक से ट्रांसफ्यूज करना है, क्यों, क्योंकि सेप्टिसीमिया हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। सो प्रॉपर स्टेराइल टेक्निक आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको ट्रांसफ्यूज कितने घंटे में करना है, विद इन 2 to 4 आवर्स में आपको ट्रांसफ्यूज करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या, PRBC एंड होल ब्लड। बाकी तो आपको 15 to 30 मिनट्स में ट्रांसफ्यूज कर सकते हो। उसके अलावा नॉट मिक्स एनीथिंग इन बैग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ऐसा कुछ भी लाइक कोई भी ड्रग्स हो, कोई भी सॉल्यूशन हो, कुछ भी हो, जितना भी इंपॉर्टेंट हो, लाइक पेशेंट शॉक में जा रहा हो तो लाइक नॉरेड, ADR हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ भी ऐड नहीं करना है। जो ब्लड बैग है ना, मतलब कि कुछ ऐड ही नहीं कर सकते, ऐसा सोच लो आप। सो नॉट मिक्स एनीथिंग इन द बैग, नो सॉल्यूशन अदर देन NS शुड बी एडेड। सो जैसे कि जो हमारा BT सेट है, ठीक है ना। सो BT सेट में हम प्राइमिंग करते हैं, सो ओनली नॉर्मल सलाइन से ही प्राइमिंग कर सकते हैं, या फिर उस लाइन से जिस लाइन से पेशेंट को ब्लड जा रहा है ना। सेंट्रल लाइन के 3 पोर्ट होते हैं, या फिर हमारा IV कैनुला का जो पोर्ट हो गया उसमें से सिर्फ ब्लड जा सकता है और बहुत बहुत नॉर्मल सलाइन जा सकता है। उसके अलावा और कोई लाइक नॉट इवन रिंगल लैक्टेट, नॉट इवन डेक्सट्रोज, कुछ नहीं जा सकता है। ओनली RL, सॉरी, ओनली नॉर्मल सलाइन ही जा सकता है, वरना कुछ भी नहीं जा सकता है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, नो सॉल्यूशन अदर देन NS should be added, very important. And BT shed change after each unit transfusion. So देखो बेसिकली क्या होता है ना, जैसे कि लेट सपोज कोई पेशेंट है बहुत अनीमिक है, उसको 3 पैक RBC ट्रांसफ्यूज होना है। सो 1 पैक चला गया, अब दूसरा पैक हम जब लगाएंगे ना तो जो BT सेट है ना उसको डिस्कार्ड करना है, फिर से हमें नया BT सेट देना है, ठीक है ना। देन थर्ड अगर यूनिट ट्रांसफ्यूज कर रहे हो तो फिर आपको थर्ड BT सेट लेना है, मतलब 1 यूनिट के लिए 1 BT सेट यूज करेंगे। एंड हम ब्लड जो ट्रांसफ्यूज करते हैं वो किससे करते हैं, BT सेट और IV सेट, BT सेट से करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट आता है, सो दिस वन इज द BT सेट एंड दिस वन इज द IV सेट, ठीक है ना। ये हमारा IV सेट है एंड ये हमारा BT सेट है। कैसे पता चलेगा, देखो BT सेट में ना ये फिल्टर लगा है, दिख रहा है आपको ये फिल्टर। BT सेट में फिल्टर लगा होता है एंड IV सेट में कोई फिल्टर लगा नहीं होता है। ये दिस इज द आइडेंटिफिकेशन। एग्जाम में आया है कि हम ब्लड किससे ट्रांसफ्यूज करेंगे, इससे या इससे, तो आंसर क्या होगा, इससे। क्यों, क्योंकि इसमें फिल्टर लगा हुआ है एंड दिस इज द BT सेट। हमेशा जो ब्लड है वो किससे ट्रांसफ्यूज करेंगे, BT सेट से करेंगे, कभी भी IV सेट से मत कर देना, ठीक है ना। दिस वन इज द IV सेट, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद इफ़ ब्लड नॉट यूज विद इन 20 to 30 मिनट्स रिटर्न टू ब्लड बैंक। ऑफ कोर्स अगर आपको लगता है कि ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूजन होने में थोड़ा डिले हो सकता है, मे बी पेशेंट को फीवर आ रखा है, तो अभी पेशेंट को फीवर जाने में 1-2 घंटे लग जाएंगे, तो आपको क्या करना है, ब्लड को वापस से ब्लड बैंक भेज देना है, ठीक है ना। इफ़ मोर देन 1 यूनिट ट्रांसफ्यूज ओनली 1 बैग ट्रांसपोर्टेड एट अ टाइम। पेशेंट को 2-3 यूनिट ट्रांसफ्यूज होना है तो 1 यूनिट एक बार में मंगवाओ, फिर वो पूरा ट्रांसफ्यूज हो फिर दूसरा मंगवाओ, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। ब्लड बैंक बैग एंड ट्यूब
ट्यूबिंग कहाँ डिस्कार्ड करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ रखा है येलो बैग में। कहाँ डिस्कार्ड करोगे, येलो बैग में। ऑल्दो ये प्लास्टिक है, स्टिल इसको हम कहाँ करेंगे, येलो बैग में करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। पॉसिबल डिजीज ट्रांसमिशन बाय बीटी इज हेपेटाइटिस सी मोस्ट कॉमन कौन सा है, हेपेटाइटिस सी। उसके अलावा लाइक हेपेटाइटिस बी, HIV सब हो सकता है, बट हेपेटाइटिस सी इज द मोस्ट कॉमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिजीज, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद इन केस ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अकर, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टॉप द इन्फ्यूजन। फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है तो आप क्या करोगे, आप खुद ही सोचो कि पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गया, आप क्या करोगे, सबसे पहले डॉक्टर को बताने जाओगे, नो। सबसे पहले आपको ट्रांसफ्यूजन स्टॉप करना है, देन यू हैव टू इन्फॉर्म द डॉक्टर एंड देन लाइक यू हैव टू मेंटेन द पेटेंसी ऑफ द कैनुला। क्यों, क्योंकि पेशेंट शॉक में जा सकता है, पेशेंट कुछ भी हो सकता है। सो अगर जो कैनुला की पेटेंसी खत्म हो गई तो शॉक में पेशेंट चला गया, पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ गया, तो आप कैनुला लगाने लग जाओगे या फिर क्या करोगे। सो यू हैव टू मेंटेन द पेटेंसी ऑफ द कैनुला, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट यू हैव टू स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेकंड यू हैव टू इन्फॉर्म द डॉक्टर एंड थर्ड यू हैव टू मेंटेन द पेटेंसी ऑफ द कैनुला। कैसे मेंटेन करोगे आप, 0.9% नॉर्मल सलाइन स्टार्ट कर दोगे ट्रांसफ्यूज, सो दैट जो कैनुला है वो ब्लॉक ना हो, ठीक है ना। ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर सकते हो अगर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत वगैरह होगी तो, है ना। उसके अलावा लाइक स्टेरॉइड्स हो गया, ADR, डायूरेटिक्स वगैरह एज पर नीड देना है, ठीक है ना। एंड रीसेंड द ब्लड टू लैब और ब्लड बैंक, हमें ब्लड को वापस भेजना है चेक करने के लिए कि क्यों रिएक्शन हुआ था, ठीक है ना। सो ये हमारा BT सेट है, ये हमारा BT सेट है एंड ये हमारा IV सेट है, पता है आपको। देन वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये आई थिंक कोई जीपर वगैरह के एग्जाम में आ रखे कि मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसको बोलते हैं। सो एज द नेम सजेस्ट, मैसिव मतलब बहुत ज़्यादा। सो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब बोलते हैं, जब अगर 10 यूनिट्स ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाएगा विद इन 24 आवर्स, या फिर 5 यूनिट्स जो है 4 आवर्स में, लाइक विद इन 4 आवर्स में 5 यूनिट्स ऑफ ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर दिया, या फिर होल 24 आवर्स में 10 यूनिट ऑफ ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर दिया, उसको बोलते हैं मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है ना। उसके अलावा एक और क्वेश्चन आ रखा है, वॉश्ड RBC। वॉश्ड RBC क्या है, ये कुछ नहीं है, जैसे कि लेट्स सपोज कोई पेशेंट को पैक्ड RBC एलर्जी हो गया, होल ब्लड से एलर्जी हो गया, बट वो अनीमिक है, वो शॉक में जा रहा है, उसको उसमें ब्लड कम है, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, तो उसमें क्या करते हैं हम, वॉश्ड RBC करते हैं। क्या करते हैं, मतलब RBC हैज़ बिन वॉश्ड विथ सलाइन टू रिमूव लाइक प्लाज्मा, प्लेटलेट, WBC, एलर्जेंस, जो भी चीज़ें हैं ना वो सब कुछ रिमूव कर देते हैं नॉर्मल सलाइन से। ये नहीं कि आप ही नॉर्मल सलाइन से रिमूव करते हैं, नो, ये लाइक प्रॉपर ब्लड बैंक में होता है, वो लोग करके देते हैं, ठीक है ना। सो एंड ये जो है ना वॉश्ड RBC ना विद इन 24 आवर्स में हमें ट्रांसफ्यूज करने होते हैं, ठीक है ना। कहाँ पे यूज़ करते हैं, एलर्जिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में हम बेसिकली वॉश्ड RBC यूज़ करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एंड कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।